नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजयों के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आइए आज अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे अपील करूंगा हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी करें। तो जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों की बात है, तो एक बात कहना चाहूँगा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत की कोलाहलपूर्ण राजनीति से अलग थलग रहा है, और वहाँ पर विजय करने की इच्छा उत्तर भारत के बहुत सारे शासकों में रही थी, लेकिन उसमें बहुत कम लोग जो थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर बाद में समुद्रगुप्त इत्यादि सफल हुए थे प्राचीन काल में। और मध्यकाल में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था जो कि दक्षिण भारत पर विजय करने में सफल हो सका। तो अलाउद्दीन खिलजी का जहाँ तक प्रश्न है, वह न केवल खिलजी वंश का अपितु दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला योग्यतम सुल्तान था। उसका शासनकाल साम्राज्यवादी कारणों से, साम्राज्य विस्तार के कारण और प्रशासकीय सुधारों के कारण जाना जाता है। विशेष रूप से आर्थिक सुधारों के कारण भी वो बहुत उल्लेखनीय है उसका शासनकाल। अभी तक किसी भी सुल्तान ने दक्षिण की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया। सिंहासन पर आने के उपरांत उसने दो बातों का स्वप्न देखा। पहली बात तो वो ये चाहता था कि वो इस्लाम का एक विश्व धर्म के रूप में प्रवर्तन करे। दूसरी बात ये थी कि वो एक विश्व विजेता बनना चाहता था और बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था। काजी उल मुल्क ने उसे उसकी महत्वाकांक्षा के विषय में सचेत किया और उसे ये समझाया कि उसकी योजनाएं असंभव है। उसने काजी उल मुल्क ने उससे ये आग्रह किया कि सर्वप्रथम आप भारत की विजय कीजिए, यानी उसे भारत विजय की सलाह दी। अलाउद्दीन खिलजी उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और अपनी दोनों ही योजनाओं को उसने त्याग दिया। और उसके बाद फिर उसने अपनी विजय योजना के ऊपर ध्यान दिया। सबसे पहले उसने उत्तरी भारत की विजय की, जिस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 1296 ईस्वी में उसने सिंध और मुल्तान की विजय की। इसी तरह से 1297 में गुजरात के नरेश कर्ण को पराजित किया। 1299 में सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा और सौराष्ट्र की ओर अग्रसर हुआ। 1299 में जैसलमेर के ऊपर विजय प्राप्त की गई। 1301 में रणथंभौर पर विजय की गई। 1303 में मेवाड़ पर विजय की गई। 1305 में मालवा और मांडू पर विजय किया गया। 1308 में मारवाड़ को जीता गया। इसी तरह से 1311 में जालौर पर विजय प्राप्त की गई। तो इस प्रकार नेपाल, कश्मीर एवं असम को छोड़ करके संपूर्ण उत्तरी भारत अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य में आ गया। तो अब उसने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। उत्तरी भारत के विजय के उपरांत अलाउद्दीन जैसा महत्वाकांक्षी सुल्तान निश्चित रूप से दक्षिण भारत की ओर ध्यान देना चाहता था। उसका दक्षिण की ओर ध्यान देना स्वाभाविक था। दक्षिण के राज्य बहुत ही संपन्न थे और यहाँ की संपन्नता ने उसे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। तो 1296 ईस्वी में देवगिरी से प्राप्त संपत्ति से उसे वहाँ की संपन्नता का ज्ञान था, या आप कह सकते हैं कि उसे ये आभास हो चुका था कि दक्षिण के राज्य कितने समृद्ध और संपन्न हैं। तो दक्षिण के राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे, बहुत निर्बल थे। इन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी और साथ ही साथ ये आपसी वैमनस्य और द्वेष से भी ग्रस्त थे। तो इन राज्यों में एक राज्य ने दूसरे राज्य के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों
की मदद ही की, बल्कि इन्होंने कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया विदेशी आक्रमणकारियों से निपटने के लिए, बल्कि आपस में लड़ते ही रहे। अलाउद्दीन के खिलजी के समय में दक्षिण के जो राज्य थे, आइए थोड़ा सा उनका भी परिचय प्राप्त कर लेते हैं। देवगिरी राज्य पहला राज्य जो था, जो कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के आधुनिक हैदराबाद क्षेत्र में स्थित था, देवगिरी का राज्य। और इसकी राजधानी भी देवगिरी नगर थी। यहाँ यादव वंशी शासक रामचंद्र देव का शासन था। वह अपनी धन संपन्नता और समृद्धि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये राज्य काफ़ी समृद्ध था और काफ़ी विस्तृत भी था। दूसरा जो दक्षिण का राज्य था वो तेलंगाना था। तेलंगाना देवगिरी राज्य के दक्षिण पूर्व में समुद्र तट के क्षेत्र तक तेलंगाना का राज्य फैला हुआ था। उसकी राजधानी वारंगल थी और वहाँ पर काकतीय वंश का शासक शासन करता था, जिसका नाम था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। यह देवगिरी की यादव राजकन्या का पुत्र था। उसके अलावा पूर्वी देशों से विदेशी व्यापार करने के कारण तेलंगाना राज्य और उसकी राजधानी वारंगल बहुत ही समृद्ध हो गए थे। वारंगल जो है वो बहुत ही संपन्न था। तो जनसाधारण भी वहाँ का काफ़ी सुखी था, संपन्न था। राजकोष में स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों का विशाल भंडार संग्रहित था। तीसरा राज्य जो था वो होयसल था। तेलंगाना राज्य के दक्षिण पश्चिम में तथा देवगिरी राज्य के दक्षिण में एक अन्य प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राज्य था, जो होयसल के नाम से जाना जाता था। और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल नरेश वीर बल्लाल तृतीय यहाँ पर शासन कर रहा था। चौथा राज्य दक्षिण का जो था वो उसका नाम था पांड्य। होयसल राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। यह दक्षिण भारत का बहुत ही प्राचीन राज्य था और इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राज्य अपने वैभव एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ का राजा कुलशेखर था। तो आइए दक्षिण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण हम करते हैं। हमने देखा दक्षिण में कौन कौन से राज्य थे। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसके आदेश से दिल्ली सल्तनत काल में मुसलमानी या हम कह सकते हैं खिलजियों की सेना विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण के राज्यों को परास्त करने में सफल हुई। सल्तनत काल में दक्षिण विजय का सर्वथा नवीन कार्य उसने संपादित किया। इससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। मलिक काफूर की विजयों ने अलाउद्दीन का नाम सल्तनत काल के इतिहास में अमर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यह अनुभव कर लिया था कि दक्षिण की नवविजित जनता को एक ही शासन सूत्र में बांधना दुष्कर कार्य है। उस युग में यातायात के साधनों का पूरी तरह से अभाव था। प्रायः जन मार्गों पर लूट खसोट होती रहती थी। दक्षिण पहुंचने के मार्ग बहुत जटिल थे, भयानक वनों से और पर्वत के श्रृंखलाओं से आच्छादित थे। गहरी नदियां आदि जो है वो किसी का भी मार्ग अवरुद्ध कर देती थी। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। दिल्ली के से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण दक्षिण के राज्यों पर शासन करना संभव नहीं था। दक्षिणी राज्यों को दिल्ली साम्राज्य में विलय करना समस्याओं और असुरक्षा को निमंत्रण देना था। अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त करना भी दक्षिण में संभव नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन दक्षिणी राज्यों को अपने विशाल साम्राज्य में सम्मिलित करने का इच्छुक नहीं था। इन राज्यों को उसने सीधे अपनी शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत लाने का विचार नहीं किया। वह दक्षिण के विजित राज्यों को करद राज्य बनाकर ही संतुष्ट हो गया था। इन राज्यों के वार्षिक कर उसने निर्धारित कर दिए थे
और दक्षिण के राज्यों द्वारा सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेने से और उसे नियमित निर्धारित कर देने से अलाउद्दीन खिलजी संतुष्ट हो गया। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति यथार्थवाद पर आधारित थी। वह दक्षिण भारत के दूरस्थ राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करके अशांति एवं विद्रोहों के नवीन केंद्रों की स्थापना नहीं करना चाहता था। अलाउद्दीन को दक्षिणी विजयों से अत्यंत आर्थिक लाभ भी हुआ। दक्षिण विजयों में प्राप्त धनराशि से तथा वार्षिक कर से दिल्ली सल्तनत की आर्थिक दशा मजबूत हुई। दक्षिण विजय से अलाउद्दीन खिलजी को राजनीतिक लाभ भी हुआ। दक्षिण के राजाओं और विद्रोहों की आशंका से वो निश्चिंत हो गया और उत्तरी भारत में उसने दृढ़तापूर्वक अपने राज्य सत्ता और सार्वभौमिकता को प्रतिष्ठित किया। दिल्ली के सुल्तानों में जितने भी साम्राज्यवादी सुल्तान थे, उनका जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो कीर्ति थी वो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के आगे क्षीण हो गई। संयोगवश दक्षिण की विजय अनेक सेनापतियों और राजकुमारों के लिए भी एक प्रभावकारी सीढ़ी रही है। अलाउद्दीन खिलजी, महावत खां, शाहजहां, औरंगजेब सब ने दक्षिण में अपना जीवन क्रम प्रारंभ किया और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जब वह साफ ये कहता है कि दक्षिण में मलिक काफूर की जगमगाती विजयों ने हिंदुस्तान में महमूद गजनवी की विजयों को आच्छादित कर दिया था। वस्तुतः दक्षिण में मलिक काफूर के अभियानों के पीछे वही उद्देश्य थे जो उत्तर में महमूद गजनवी के थे। राजपूताना के लगातार कई युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी को विजित प्रदेश साम्राज्य में विलीन करने की नीति की हानियों से अवगत करा दिया था। यानी कि राजपूताना के राज्यों को जो उसने विलीन किया था, तो वो विलीन करने का क्या नुकसान होता है ये उसे पता चल चुका था। तो इसलिए वह अपनी राजपूताना की गलतियों को दक्षिण में दोहराने के लिए तैयार नहीं था। दक्षिण में मलिक काफूर की सफलता अल्पकालीन ही रही। मलिक काफूर यादव राज्य पर तीसरा आक्रमण, तेलंगाना और कर्नाटक जैसी अन्य रियासतों के अनेक शहरों पर धावे और देवगिरी में उसका मुख्यालय बनाया जाना, तो यह सब स्पष्टतः बताते हैं कि विजयी सेनाएं दक्षिण की पराजित रियासतों से जैसे ही पीठ फेरती थीं, दक्षिण की रियासतें सल्तनत के प्रति फिर से उदासीनता का स्वरूप अपना लेती थी या उदासीनता का रुख अपना लेती थी। परिणामतः जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंत में मलिक काफूर को दिल्ली बुलाया गया तो दक्षिण में पुनः प्रतिरोध की आग बढ़ने लगी और आगे चल करके मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को एक बार फिर दक्षिण भारत की विजय करनी पड़ी। आइए हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की भी संक्षेप में चर्चा कर लें। वर्ष 1294 में देवगिरी के विरुद्ध अभियान किया गया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं था, बल्कि वो शाहजादा था, आप कह सकते हैं युवराज था। तो बाद में फिर सुल्तान के रूप में 1303 ईस्वी में वारंगल के शासक के विरुद्ध अभियान किया गया। मलिक छज्जू को इस अभियान का नेता बनाया गया। छज्जू की पराजय हुई और इस प्रकार जो पहला दक्षिणी अभियान था वो निष्फल हुआ। 1306-07 ईस्वी में दूसरा दक्षिण अभियान देवगिरी के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया। देवगिरी के शासक की पराजय हुई एवं उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन ने उसे राय रायान की उपाधि से विभूषित किया और उसका साम्राज्य उसे लौटा दिया। अब प्रश्न उठता है कि राजा रामचंद्र देव के साथ अलाउद्दीन ने दया की नीति या सहिष्णुता की नीति क्यों अपनाई? अनेक इतिहासकारों ने इस कार्य को राजनीति से ग्रस्त बताया है। अलाउद्दीन दक्षिण विजय करना चाहता था एवं इसके लिए दक्षिण में एक
ऐसे केंद्र की स्थापना करना चाहता था जहां पर वह अपनी सेना रख करके दक्षिण के अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त कर सके। तो वह दक्षिण की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति से पूर्णतया अपरिचित था, इसलिए उसने राजा रामचंद्र देव को अपना सहयोगी बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार देवगिरी को आधार बनाकर उसने अन्य दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। रामचंद्र देव की पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र के साथ हुआ था, तो इस कारण भी उसने रामचंद्र देव के साथ मित्रता की भावना बनाए रखी। 1308 ईस्वी में तेलंगाना के शासक के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान किया गया। इसमें उसे अपार सफलता मिली। इस प्रकार उसने 1303 की पराजय का बदला लिया। तेलंगाना के शासक ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की। दिल्ली के सैनिकों को बहुत अधिक धन इस अभियान में प्राप्त हुआ। 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान किया गया। यह राज्य अत्यधिक संपन्न था और होयसल एवं देवगिरी के बीच परस्पर वैमनस्यता थी। मलिक काफूर दिल्ली से देवगिरी पहुंचा और वहां से होयसल राज्य पर उसने आक्रमण किया। 1310-11 ईस्वी के इस अभियान में मलिक काफूर को सफलता मिली और होयसल के राजा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे कर देना स्वीकार किया। इसी तरह से 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो यह दो भाइयों वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच हो रहा था। सुंदर पांड्य मदुरा से भागकर दिल्ली पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी से उसने सहायता मांगी। अलाउद्दीन ऐसे ही अवसर की ताक में बैठा था, अतः उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी और वीर पांड्य ने जब काफूर के आने के विषय में सुना तो वह सिंहासन छोड़कर जंगल में भाग गया। मलिक काफूर ने वहां जमकर लूटपाट की और सारा धन अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। तो इस प्रकार पांड्य राज्य का भी उसके अधीन हो गया, पांड्य राज्य भी, और उसने भी कर देना स्वीकार किया। 1313 ईस्वी में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। 1313 ईस्वी तक देवगिरी के राजा में परिवर्तन हो गया था, यानी दूसरा राजा वहां आ गया था। राजा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव का वहां पर शासन स्थापित हो चुका था। उसने अलाउद्दीन की अधीनता को अस्वीकार कर दिया एवं वार्षिक कर भी बंद कर दिया। तो इस कारण मलिक काफूर ने पुनः 1313 ईस्वी में वहां पे आक्रमण किया देवगिरी पे और विजय हासिल की। तो इस प्रकार अलाउद्दीन एक बार पुनः देवगिरी पर अधिकार करने में सफल हुआ। मलिक काफूर यह चाहता था कि वह देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाकर वहां पर शासन करे। अलाउद्दीन को उसकी महत्वाकांक्षा का पता चल गया था, अतः उसने एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह और एक चतुर सुल्तान की तरह उसे वापस दिल्ली बुला लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि दक्षिण पर अधिकार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और साथ ही साथ वो एक बहुत बुद्धिमान सुल्तान था, क्योंकि उसने दक्षिण के राज्यों पर सीधे सीधे अधिकार नहीं करना चाहा। उसने उन्हें केवल करद राज्य बना करके छोड़ दिया। आगे चल करके जब हम मुगल काल का इतिहास पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि औरंगजेब ने वो भूल की कि वो दक्षिण के राज्यों को मिला लेना चाहता था मुगल साम्राज्य में। नतीजा यह हुआ कि वो लंबे समय तक उनके साथ संघर्ष में फंस गया और यही कारण था कि जगन्नाथ सरकार को यह कहना पड़ा था कि द डेक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक उसी तरह से काम किया जैसे समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने प्राचीन काल में, गुप्त काल में जब दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी तो उसने उनसे कर ले करके ही उनको छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी जानता था कि उत्तर भारत में रहते हुए दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया जा सकता था। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।